फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के नाम से इसको जानते हैं, फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति जो है वो ही यूरोपियन नेशंस के लिए पाथ फाइंडर के रूप में काम करती है। पाथ फाइंडर क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यूरोपियन नेशंस के लिए सभी प्रकार के रास्ते और दरवाजे जितने भी क्रांति के हैं वो सब खोल दिए थे। इसके अलावा हम यहाँ पे समझेंगे आइडिया ऑफ द नेशन। आइडिया ऑफ द नेशन, तो आइडिया ऑफ द नेशन के अंदर हम यहाँ पे क्या जिक्र करेंगे, क्या बात करेंगे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम, यानी पहला नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्रेशन जो है, यानी राष्ट्रवाद जो है वो हमें कहाँ से देखने को मिला है। पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमें कहाँ से देखने को मिला है। दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। फिर हम इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि यहाँ से हमें क्या क्या आइडिया मिला है, यानी नेशनलिज्म के अंदर क्या क्या प्रभाव, क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का आइडिया जो है वो कहाँ से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया मतलब 1789 में। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जुलाई 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा, वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट। फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे फ्रांस जो है वो एक राज्यों में बंटी हुई इकाई थी। फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट का मतलब है यहाँ पे प्रोविंशियल रीजन्स थे, अलग अलग राज्य थे, और इन्हीं राज्यों से बना हुआ हमारा फ्रांस है। फ्रांस का पार्ट जो है वो अलग अलग टेरिटोरियल रीजन से, स्टेट से बना हुआ है इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। और यहाँ पे रूल जो है वो किसका चलता है, मोनार्क का चलता है, यानी एब्सोल्यूट मोनार्क जो है वो यहाँ पे रूल कर रहा है। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब क्या रहेगा, निरंकुश शासक, या हम कह सकते हैं कि निरंकुश राजा जो है वो यहाँ से अपना शासन कर रहा है। ये निरंकुश शासक जो है वो फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस का जो टेरिटोरियल रीजन है वहां से शासन कर रहा है। और फ्रांस की क्रांति जो है वो इन निरंकुश शासकों को रोकने के लिए, इनके रीजन्स जो हैं या टेरिटोरियल जो इनके रीजन्स हैं उनके अंदर इनके शासन को, रूल को एंड करने के लिए ही हमारे यहाँ पे फ्रांस का क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति जो है वो देखने को मिलती है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, यहाँ पे आप क्या देखते हैं, राजनीतिक और संवैधानिक प्रकार के चेंजेस, परिवर्तन देखते हैं। दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो फ्रांस की क्रांति के साथ में हुए हैं। लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी, इसके अलावा यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि सोवर्निटी जो है यानी सोवियतता जो है, मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि मोनार्कियल रूल को एबोलिश करना चाहते हैं। और बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, सबसे बड़ा रोल प्लेयर किसका है, फ्रेंच सिटीजन्स का है, यानी फ्रांस के लोगों का है। यहाँ पे फ्रांस के लोग जो हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। यहाँ पे आपको ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति, यानी फ्रांस में जो क्रांति हो रही है वो इस प्रकार की घोषणा करती है कि फ्रांस के लोग ही होंगे जो फ्रांस का भाग्य लिखने में, या हम कह सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्र को बनाने में और फ्रांस का भाग्य जो है लिखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से रोल प्ले करती है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि स्टार्टिंग से ही, वेरी बिगनिंग से ही, यानी शुरू से ही, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। स्टार्टिंग से ही, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही लोग जो है, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेजर्स और प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, नेशन के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म होना बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, राष्ट्र की एकता। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राष्ट्र की एकता का होना बहुत जरूरी है। राष्ट्र की एकता कहाँ से आएगी, राष्ट्र की एकता लोगों से आएगी, तो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं।
द आइडिया, यहाँ पे कुछ विचार जो है वो लाए गए हैं, यानी आइडिया जो आया है, ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द ली सिटोयन, द सिटीजन, एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सारे लोग इस बात पे जोर देते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। फ्रांस के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, वहां पे लोग देख रहे हैं कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान होना चाहिए और सबको बराबर जो है वो राइट्स मिलने चाहिए। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक ट्राई कलर फ्लैग या न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है वो अपने देखने को मिल रहा है, वो चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। फ्रेंच का यानी फ्रांस का एक नया ट्राई कलर 3 रंगों का फ्लैग यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग के साथ में। रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग का मतलब है यहाँ पे जो फ्लैग था, यानी फ्रांस के अंदर जो मोनार्कियल फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया गया है, यहाँ पे नया फ्रेंच फ्लैग इन्वेंट कर लिया गया है, चूज कर लिया गया है ट्राई कलर फ्लैग। एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, यहाँ पे एस्टेट जनरल जो है उसको इलेक्ट कर लिया गया। इलेक्ट करने का मतलब यहाँ लोगों द्वारा चुन लिया गया है जो कि एक्टिव सिटीजन्स हैं। एक्टिव सिटीजन्स कहाँ के हैं? फ्रांस के। एंड रिमेन्ड द नेशनल असेंबली, और सॉरी रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और उन्होंने नेशनल असेंबली को रीनेम कर लिया है। रीनेम मतलब नेशनल असेंबली को दोबारा से नाम जो है उसको रख दिया गया है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे? न्यू हिमन्स वर कंपोज्ड, नए प्रकार की जो राष्ट्र को प्रेरित करने वाली प्रेयर्स है ना, सॉन्ग्स हैं, वो कंपोज कर ली गई है, बना ली गई है। ओथ्स टेकन, और शपथें ली गई है। शपथ लेना, यानी ये जो शपथ लेना है या शपथ जो है वो क्यों ली जाती है? तो ताकि देश के लोगों के अंदर, एक्टिव सिटीजन्स के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके, राष्ट्रवाद की भावना जो है वो फैल सके। एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड, और यहाँ पे जो फ्रांस के शहीद हैं उनको याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, पूरा का पूरा राष्ट्र के नाम से। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च किया गया है और यूनिफॉर्म लॉज लागू कर दिए गए हैं ताकि सभी सिटीजन्स को जो इसके टेरिटरीज में रहते हैं उनको फायदा मिल सके। तो इसकी हमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो अच्छी क्या लग रही है? सबसे बड़ी अच्छी बात हमें ये लग रही है कि लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। लोगों को क्या फायदा हो रहा है? लोगों को सबसे बड़ा फायदा यही हो रहा है कि लोग यहाँ पे अपनी टेरिटरीज के अंदर नए प्रकार के राइट्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। नए प्रकार के राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि एक्टिवली लोगों को बहुत सारे जो अपने कह सकते हैं कि स्टेटस जो है वो मिल गए हैं। स्टेटस मिल गए मीन्स, स्टेटस मिल गया उसका मीन्स जो है वो ये रहेगा कि लोग अपने टेरिटरीज के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड, जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज है उनको हटा दिया गया है, उनको रिमूव कर दिया गया है। एंड जितने भी प्रकार के ड्यूज थे, ड्यूज मतलब जो भी बकाया थे, टैक्स वगैरह, वो सब खत्म कर दिए गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स एडोप्ट कर लिया गया है, यानी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम एडोप्ट किया गया है जिसमें हम कह सकते हैं कि वेट एंड मेजर्स का सिस्टम बढ़िया रहेगा। सारे लोगों के लिए एक साथ बराबर का सिस्टम जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि अडोप्ट कर लिया गया है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, सबसे बड़ी बात कि आप क्षेत्रीय भाषाओं को ना बोल के, क्षेत्रीय भाषाओं की तरफ ना जाके आप किसकी तरफ बढ़ेंगे? फ्रेंच की तरफ बढ़ेंगे। फ्रांस को यहाँ पे मुख्य भाषा के रूप में अपना लिया गया है, एज इट वॉज स्पोकन। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे भाषा बोली जा रही है। एंड रिटन इन पेरिस, जो कि पेरिस के अंदर बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और यहाँ पे नेशन की, राष्ट्र की वो कॉमन लैंग्वेज बन गई है। रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड, रेवोल्यूशनरी जो है वो बाद में डिक्लेयर करते हैं कि ये एक मिशन है। ये क्या है? मिशन है। एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द होल पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकेम नेशन। फ्रांस के लोग कह रहे हैं और क्रांतिकारी कह रहे हैं कि हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं, फ्रांस की क्रांति को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा मिशन है और हम इससे फ्रांस देश का भाग्य लिखेंगे, डेस्टिनी लिखेंगे।
और हमारा भाग्य यानी हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे, किससे? निरंकुश राजाओं से, मोनार्कियल रूल से। इसके अलावा हम पूरे यूरोप राष्ट्र की मदद करेंगे, पूरे हम यूरोपियन सभी देशों की मदद करेंगे, जिससे उन लोगों को भी एक्टिवली हम जो है वो फ्री करा सकें, उनको भी हम आज़ाद करा सकें। When the news of the event in France reached the different cities of Europe, students, other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Very important, most important point है आपका। जैकोबिन क्लब्स पे क्वेश्चन आना निश्चित है। जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं? जैकोबिन क्लब्स वो क्लब्स जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या सीक्रेट सोसाइटीज के रूप में काम करते हैं, इनको जैकोबिन क्लब्स बोलते हैं। और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए, या हम कह सकते हैं कि एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने जो जैकोबिन क्लब्स हैं उनको बनाना शुरू कर दिया। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो उनकी एक्टिविटीज है, जो भी कैंपेन है, वो सारा का सारा फ्रेंच आर्मी के लिए एक नए तरह का रास्ता जो है वो तैयार कर रहा है। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली, जैसा कि आप इटली के लिए देख रहे हैं, इन द 1790s 1790 के आसपास, विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स, जैसा कि आप रेवोल्यूशनरी वॉर्स के अंदर देख रहे हैं, फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। फ्रेंच आर्मी चाहती है कि हम इस आइडिया को, किस आइडिया को? जो ये फ्रेंच का रेवोल्यूशनरी आइडिया है, इसको हम दूसरे देशों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टेरिटरीज, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे फ्रांस की आर्मी तो चाहती है कि नेशनलिज्म का आइडिया अब्रोड तक भी लेके जाए, अब्रोड तक भी लेके जाए, यानी दूसरे रीजन, दूसरे क्षेत्र जो है, दूसरे जो देश है, उन तक इस आइडिया को पहुंचा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे नेपोलियन ने सारा का सारा काम या खेल बिगाड़ दिया है। नेपोलियन चाहता है कि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, यानी नेपोलियन नहीं चाहता कि डेस्पोटिक रूल या डेस्पोटिक रूलर जो हैं उनका रूल खत्म हो जाए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेस्पोटिक रूलर या डेस्पोटिज्म खत्म नहीं होने वाला है। नेपोलियन चाहता है कि एक अलग तरह की पॉलिसी लॉन्च की जाए, और इसके लिए वो नेपोलियन कोड या सिविल कोड जो है वो उसकी बात करता है और वो उसको लागू भी कर देता है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेपोलियन कोड का अलग से पार्ट मिल जाएगा, सो वहाँ से आप नेपोलियन के पार्ट की स्टडी कर सकते हैं। हावेवर इन द एरियाज कॉन्क्यूर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखो ये राइनलैंड का पार्ट, इसको आपको पिक्चर को, फिगर को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिपजिंग। ये वाला पार्ट जो है ये 1813 वाले ईयर को दिखा रहा है, लिपजिंग का बैटल दिखा रहा है 1813 में, उसको आपको ध्यान में रखना है। द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, यानी यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज के लिए किस तरह का, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रांस की जो रेवोल्यूशन थी उसमें किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो जो रिएक्शन था वो मिक्स था। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटी लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलेन एंड वर्सो। वर्सो, इसको वर्साय भी बोलते हैं, इसको वर्साय भी बोलते हैं। फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता के पुजारियों के रूप में फ्रेंच आर्मीज का वेलकम किया गया अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों द्वारा। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म, यानी जो भी हमारा जोश है, या हम कह सकते हैं कि शुरुआती जोश जो है, soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। जल्दी ही ये सारी चीजें, जो व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ गई। और क्यों बिगड़ गई? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो भी था वो अब पॉलिटिकल फ्रीडम के रूप में लोगों तक नहीं पहुंच पाया था, या हम कह सकते हैं कि पहुंचने वाला नहीं था। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscription into the French army required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantage of the administrative changes। फ्रेंच आर्मी और ये सारे तो चाहते थे कि दूसरे रीजन्स पे भी कंट्रोल किया जाए, और ये सब पॉसिबल नहीं था।